आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 10 ऑफ चैप्टर 2। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स की डिस्कशन के बाद सीबीएसई के पास्ट ईयर्स की डिस्कशन शुरू की थी। यहाँ पे मैं सीबीएसई के क्वेश्चन नंबर 50 की डिस्कशन कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं क्वेश्चन में पूछा गया है दैट वी हैव टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स which have air in between them. Both are having capacitance C which is equal. Then the area between them is now filled with the dielectric as shown. कहता हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं, एक की प्लेट्स के बीच में पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इंसर्ट किया गया, दूसरे के अंदर K1 और K2 आधी आधी वॉल्यूम्स में इंसर्ट किए गए। तो कहता अगर दोनों की कैपेसिटेंस फिर भी इक्वल है तो बताओ कि K1 K2 और K में क्या रिलेशन है। क्वेश्चन क्लियर? लेट्स डिस्कस। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे क्वेश्चन की फिगर है। अगर दोनों कैपेसिटर्स की इनिशियल कैपेसिटेंस सेम है, मतलब कि C है, दैट मीन्स कि दोनों का एरिया भी सेम होगा A और दोनों की प्लेट सेपरेशन भी D होगी। ठीक है, इसके बाद अगर इस कैपेसिटेंस में डाइलेक्ट्रिक K इंसर्ट किया गया तो इसकी फाइनल कैपेसिटेंस बन जानी चाहिए एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू K। ठीक है, जबकि इसकी कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमने रूल पढ़ा था कि इस पार्ट को और इस पार्ट को हम लोग पैरेलल में ट्रीट करेंगे। जब ये दोनों पार्ट पैरेलल में होंगे तो दोनों की कैपेसिटेंस ऐड अप हो जाएगी। तो इस तरह से दोनों की कैपेसिटेंस बन जाएगी एप्सिलॉन नॉट A बाई टू K1 अपॉन डी प्लस एप्सिलॉन नॉट A बाई टू K2 अपॉन डी। तो सम अप करके कैपेसिटेंस बन रही है एप्सिलॉन नॉट A बाई टू डी इंटू K1 प्लस K2, जहां इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू यहां इतनी आती है, वहां इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू इतनी आई और क्वेश्चन में दिया है कि दोनों की कैपेसिटेंस सेम है, सो लेट अस इक्वेट देम। जब हम इनको इक्वल करते हैं तो इक्वेशन बनती है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू K इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई टू डी K1 प्लस K2। तो एप्सिलॉन नॉट A और D, एप्सिलॉन नॉट A और D कैंसिल हो गए, तो इक्वेशन बनी K इज इक्वल टू K1 प्लस K2 बाई टू। सो दिस इज द नेसेसरी इक्वेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स का एरिया हमें गिवन है, उसकी प्लेट्स की सेपरेशन भी गिवन है। तो पहला पार्ट है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। हम जानते हैं कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। सेकेंड पार्ट है इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई व्हाट वुड बी द चार्ज ऑन ईच प्लेट। तो कहते हैं इसको दोनों साइड से जो है इसको एक बोट बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो दोनों साइड पे चार्ज आएगा Q इज इक्वल टू सी वी। अब C पता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू V कर देंगे तो हमारे पास चार्ज आ जाएगा। हाउ वुड द चार्ज ऑन द प्लेट बी अफेक्टेड इफ अ 3 मिलीमीटर थिक माइका शीट ऑफ K इज इक्वल टू 6 इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स while the voltage remains corrected। अब इस थर्ड पार्ट को आप समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में हमारे पास A और D दिए हैं तो कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A बाई डी आ जाएगी। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बैटरी कनेक्ट करें तो इसमें चार्ज आ जाएगा Q इज इक्वल टू सी वी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू वी। बट जब हम इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देंगे तो उस केस में इसका चार्ज कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। हमें पता है कि अगर पहले कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A बाई डी थी तो बाद में कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A बाई डी मल्टीप्लाइड बाई K हो जाएगा। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है जो कि गिवन है तो इसकी कैपेसिटेंस भी 6 टाइम्स C हो जाएगी। तो जब हमारा कैपेसिटेंस 6 टाइम्स इंक्रीज कर गई तो हमारा चार्ज भी 6 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, हेंस चार्ज इंक्रीजेस 6 टाइम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू अ चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अफेक्टेड व्हेन अ स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स फुल्ली ऑक्यूपाइंग द इंटरवेनिंग रीजन। कहता अगर हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में
एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करें, ठीक है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ता है जब इसको चार्ज पहले से ही दिया गया है, ठीक है। सो लेट्स सी। तो सबसे पहले इसकी फिगर ये है, इनिशियल केस में कोई भी कैपेसिटेंस, कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं इंसर्ट है, एंड सेकंड केस में हमने एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, तो जो इनिशियल फील्ड है वो दोनों प्लेट्स की वजह से कंबाइन करके आएगा। तो इनिशियल फील्ड की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू दिस वन प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू दिस वन। तो उसकी वैल्यू बन जाएगी 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन इज इक्वल टू, अब देखो ये जो फील्ड है यहाँ पे, ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आया है। अब सिग्मा को मैं लिख लूंगा क्यू बाय ए, तो यहाँ पे फील्ड की वैल्यू बनी क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे फील्ड कितना आया, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जब हम फील्ड देखें तो हमें पता है कि यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक के कांस्टेंट का इंसर्ट किया गया है। जब यहाँ पे एक के कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया है तो यहाँ पे फील्ड की वैल्यू आ जाएगी इनिशियल फील्ड डिवाइडेड बाय के, बिकॉज हमें पता है कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने की वजह से फील्ड 1/k टाइम्स हो जाता है। सो दिस फाइनल फील्ड बिकम्स q बाय a k एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो द इलेक्ट्रिकल फील्ड रिड्यूसेस इन मैग्नीट्यूड। अब जो क्वेश्चन नंबर 52 का बी पार्ट है वो एक रिपीट क्वेश्चन है, दैट मीन्स इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता अब हमने कैपेसिटर में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दी जिसकी की लेंथ जो है वो d/2 है, हाफ है। तो उस कैपेसिटर में आधी डाइलेक्ट्रिक स्लैब है और आधी एयर है, तो उसकी कैपेसिटेंस पूछी गई है। आई थिंक ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दिस क्वेश्चन इज सिमिलर विद द क्वेश्चन नंबर 49, ये हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट इज 53 नंबर क्वेश्चन। इनफैक्ट ये क्वेश्चन भी रिपीट है। कहता एक कैपेसिटर के अंदर के कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक फुल्ली इंसर्ट किया गया, जबकि दूसरे के अंदर K1 K2 दो डाइलेक्ट्रिक आधे आधे इंसर्ट किए गए। अगर दोनों की कैपेसिटेंस सेम है तो इन दोनों के बीच में रिलेशन बताओ। तो ये क्वेश्चन हमने यहीं पे जस्ट डिस्कस किया था और इसका आंसर आया था K इज इक्वल टू K1 प्लस K2/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है। इसकी ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसकी आप एक बार फिगर देख लीजिएगा। फिर आप सोचिए इस पे 1-2 मिनट सोचो, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ये इस क्वेश्चन की फिगर है। 4 कैपेसिटर्स हैं, C1 C2 C3 सीरीज में है, C4 इनके साथ पैरेलल में है और ये कॉम्बिनेशन 100 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है। सभी कैपेसिटर्स 15 माइक्रोफैरड के हैं। तो कहता फाइंड द नेट कैपेसिटेंस एंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर C4। देखो ये इस क्वेश्चन की फिगर है, तो इसको सोल्व करने के पहले सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कौन सी कॉम्बिनेशन सीरीज की है और कौन सी कॉम्बिनेशन पैरेलल की है। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, जो कॉम्बिनेशन इस तरह की होना, लाइक एक कैपेसिटर की प्लेट, लाइक इसकी राइट प्लेट इसकी लेफ्ट प्लेट के साथ कनेक्टेड है और इन दोनों के कनेक्शन के बीच में कुछ और नहीं है, तो इसको हम सीरीज में बोल सकते हैं। बट अगर कुछ ऐसा हो तो देखो ये सीरीज नहीं है, दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन बिकॉज इनके बीच में कुछ और नहीं है। अगर बीच में कुछ और आ गया तो ये सीरीज में नहीं है। सिमिलरली अगर रेजिस्टर्स ऐसे हों देन दिस इज अ सीरीज, बट अगर रेजिस्टर्स ऐसे कनेक्टेड हैं देन दे आर नॉट इन सीरीज, बिकॉज यहाँ पे ये सीरीज में नहीं रहते। सीरीज में होने का मतलब है करंट सेम होना चाहिए। अगर यहाँ से 2 एम्पियर का करंट पास करा तो उसको यहाँ से पास करना ही पड़ेगा, उसकी मजबूरी है। करंट विल बी सेम इन सीरीज। यहाँ पे हम कह सकते हैं अगर 2 एम्पियर है तो यहाँ से 1 जा सकता है। करंट का सेम होना बिल्कुल कतई जरूरी नहीं है। तो सीरीज का मतलब है करंट चार्ज जो भी है हर जगह सेम है, ठीक है। तो वो हम कह सकते हैं कि ये तीनों के बीच में कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, और तो ये तीनों आपस में सीरीज में है। तो सबसे पहली बात सी 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 सीरीज में है तो इनका सी इफेक्टिव कैसे निकालेंगे। इन तीनों का C1 से लेकर C3 का सी इफेक्टिव हो जाएगा 1/C इफेक्टिव
इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, दैट इज इक्वल टू 3/c, दैट इज इक्वल टू 3/15 माइक्रोफेरेड। तो सी इफेक्टिव की वैल्यू बनी 15/3 5 माइक्रोफेरेड। तो ये कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे बन जाएगी, 5 माइक्रोफेरेड 15 माइक्रोफेरेड 100 वोल्ट्स। अब उसके बाद देखो ये 5 वाली कॉम्बिनेशन और ये 15 दोनों पैरेलल में आ गए। सोल्व करके ये दोनों बन जाएंगे 20 माइक्रोफेरेड, बिकॉज सी पैरेलल इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 20 माइक्रोफेरेड। तो ये बन जाएगा 20 माइक्रोफेरेड 100 वोल्ट्स। ठीक है, तो अब इस 100 वोल्ट की वजह से हमें कहीं भी करंट पूछा जा सकता है। देखो पहली बात, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन था फाइंड द नेट कैपेसिटेंस, तो हमारी नेट कैपेसिटेंस तो 20 माइक्रोफेरेड आ गई। अब दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर C4। देखो जब दो कैपेसिटर्स पैरेलल में हो तो इस पे चार्ज पूछा गया है, तो कैसे आएगा, लेट द चार्ज बी Q एंड माइनस Q। यहाँ पे हम लोग किरचॉफ लॉ लगा सकते हैं। इस लूप में अगर मैं किरचॉफ लॉ लगाऊं तो मेरी क्या इक्वेशन बन जाएगी, यहां से यहां तक लिखूंगा प्लस 100 वोल्ट, यहां से यहां तक लिखूंगा -Q/15 माइक्रोफेरेड इज इक्वल टू 0। देखो यहां से यहां तक, उसके बाद यहां से यहां तक इक्वल टू 0 आ गया। तो मेरे Q की वैल्यू क्या बनी, Q की वैल्यू आ गई 15 माइक्रोफेरेड इंटू 100 वोल्ट। अब हमें पता है फेरेड इंटू वोल्ट तो होता है कूलम, बिकॉज Q इज इक्वल टू CV, तो फेरेड इंटू वोल्ट कूलम आया। तो चार्ज की वैल्यू बन गई 1500 माइक्रो कूलम। दिस इज द आंसर। अब यहाँ पे दो तीन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि ऐसे क्वेश्चन आप किरचॉफ लॉ से कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि करना है, सीधा भी लिख सकते हो कि बैटरी कनेक्टेड है देन Q इज इक्वल टू CV। दूसरी बात, यूनिट का खास ध्यान रखना है, फेरेड इंटू वोल्ट कूलम्ब है। बाकी यहाँ पे C मैंने प्रॉपर लिखा है, 15 नहीं लिखना ना, 15 माइक्रो फेरेड लिखना है, दिस इज नेसेसरी। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55। तो ये क्वेश्चन सिर्फ सब्जेक्टिव में नहीं, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है। ये एक कॉम्पिटिशन में, जेई मेंस में भी इस तरह के क्वेश्चन मैंने देखे हैं। ठीक है, तो कहता है 6 वोल्ट की बैटरी है जो कि यहाँ पे इस सर्किट में कनेक्टेड है। इस बैटरी को कैपेसिटर C1 और C2 से कनेक्ट किया गया। इनिशियली ये स्विच क्लोज था, स्विच क्लोज होने की वजह से दोनों पे चार्ज कितना आ जाएगा, Q इज इक्वल टू CV। तो यहाँ पे भी चार्ज आ जाएगा 6 वोल्ट इंटू 1 माइक्रोफेरेड, यहाँ पे भी चार्ज आ जाएगा 6 वोल्ट इंटू 1 माइक्रोफेरेड। तो दोनों पे चार्ज 6 माइक्रोकूलम 6 माइक्रोकूलम आ जाएगा। आफ्टर सम टाइम स्विच इज लेफ्ट ओपन एंड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स of constant K is equal to 3 are inserted to fill them completely। तो स्विच को ओपन किया। अब स्विच को ओपन करने से क्या होता है, जिस कैपेसिटर, जब हमने ये स्विच ओपन किया तो ये स्विच अभी भी बैटरी के साथ कनेक्टेड है, जबकि ये कैपेसिटर बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं है, इसका कनेक्शन ब्रेक हो चुका है, इसका आइसोलेशन हो चुका है। अब इसमें कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। तो कहता हाउ विल द चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम बी अफेक्टेड आफ्टर द स्लैब्स आर इंसर्टेड। तो समझो, तो ये हमारी सिचुएशन है, ये मैंने क्वेश्चन के मुताबिक डायग्राम बनाई है। देखो ये सबसे पहले इनिशियल सिचुएशन थी जब दो कैपेसिटर्स को बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया। दोनों कैपेसिटर C1 और C2 की वैल्यू सपोज करो C थी, C इज इक्वल टू 1 माइक्रोफेरेड। बैटरी सपोज करो V है, V इज इक्वल टू 6 वोल्ट, वी ऑल नो। तो सबसे पहले क्या किया गया, इस स्विच S को ओपन किया गया। स्विच को ओपन करने से ये सिचुएशन बनी। उसके बाद इन दोनों में कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया। तो ये हमारी फाइनल सिचुएशन है। तो इससे पहले कि मैं क्वेश्चन को शुरू करूं, मैं यहां पे एक पॉइंट क्लियर कर दूं। पहली बात, जब कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया जाता है तो उसकी कैपेसिटेंस C से K टाइम्स C हो जाती है अगर वो डाइलेक्ट्रिक फुल्ली इंसर्टेड हो, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। दूसरा पॉइंट ये कि अगर कोई कैपेसिटर
किसी बैटरी के साथ कनेक्टेड है तो उसके ऊपर इमीडिएटली चार्ज CV के बराबर हो जाता है अगर कैपेसिटेंस C है और बैटरी भी है। और जब तक वो बैटरी के साथ कनेक्टेड रहे तब तक उसका चार्ज इतना ही रहता है। अगर सपोज करें उसकी कैपेसिटेंस भी चेंज हुई, सपोज उसकी कैपेसिटेंस कुछ C' हो जाती है इस दौरान, तो उसका चार्ज भी इमीडिएटली चेंज होके Q' इज इक्वल टू C' बन जाएगा। तीसरा पॉइंट, सपोज करो कोई कैपेसिटर आइसोलेटेड है। अब आइसोलेटेड कैपेसिटर किसको बोलते हैं? यहां पे मैं आइसोलेटेड कैपेसिटर उस कैपेसिटर को बोल रहा हूं जो सर्किट में अलग है, सर्किट से इंडिपेंडेंट है, जिसका कोई कंप्लीट सर्किट नहीं है, जो किसी बैटरी के साथ जुड़ा नहीं हुआ, जो स्विच ओपन होने की वजह से सभी दूसरे डिवाइसेस से टूटा हुआ है, जिसका सर्किट कंप्लीट नहीं है। अब आइसोलेटेड कैपेसिटर की प्रॉब्लम क्या होती है कि सर्किट पूरा ना होने की वजह से इसमें चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता, और चार्ज ट्रांसफर ना होने की वजह से इसके थ्रू करंट की वैल्यू 0 हो जाती है। कहने का मतलब जो कैपेसिटर आइसोलेटेड होगा, जिसमें स्विच ओपन हो जाएगा, उसका करंट 0 हो जाएगा, और करंट 0 होने की वजह से चार्ज कांस्टेंट हो जाता है। कहने का मतलब किसी बॉडी की ओर, सपोज करो ये सिचुएशन है, यहां से कुछ करंट आया, वो करंट कुछ यहां पे गया, कुछ यहां पे गया, तो करंट आने की वजह से चार्ज इंक्रीज करेगा ना। जैसे वेलोसिटी की वजह से डिस्टेंस बढ़ता है, सिमिलरली करंट की वजह से चार्ज बढ़ेगा। तो इस पे अगर करंट आएगा तो चार्ज कुछ इंक्रीज होगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, ऐसे होगा। अब सपोज करो मैंने स्विच ही ओपन कर दिया, तो बैटरी ना तो इसको चार्ज दे सकती है, अब चार्ज है, छलांग मार के तो जा नहीं सकता ना, वो तो वायर के थ्रू ही जाएगा। तो जब हमने स्विच ही ओपन कर दिया तो ना तो चार्ज बैटरी दे सकती है ना ले सकती है। तो इस कारण, इस वजह से अब इस कैपेसिटर का जो चार्ज है वो कांस्टेंट हो गया। अब इसके चार्ज को ना हम डिक्रीज कर सकते हैं ना हम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली फंडा क्या है, डाइलेक्ट्रिक दोनों में डला, डाइलेक्ट्रिक डलने की वजह से कैपेसिटेंस दोनों की चेंज होगी, दोनों की कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाएगी। कैपेसिटेंस का फंडा इजी है, दिक्कत आएगी वोल्टेज में। जिसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे उसकी वोल्टेज सेम रहेगी, बट जिसको इंसुलेट करेंगे, जिसको आइसोलेट करेंगे, उसका चार्ज कांस्टेंट रहेगा। तो ये एक फंडा है जो हमने डिस्कस किया है कि सपोज करो इफ अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू बैटरी, ठीक है, इफ अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू बैटरी, तब क्या होगा, तब उसका पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि उसका पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा जितना बैटरी का होगा। और इफ अ कैपेसिटर इज आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब नॉट कनेक्टेड टू बैटरी, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में उसका चार्ज कांस्टेंट रहेगा। अब ये हमारी सिचुएशन है, तो अगर हम इस सिचुएशन को अप्लाई करें तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, हमारा रिजल्ट ये आता है कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जबकि इसके अक्रॉस चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। देखो पहली बात, बैटरी कनेक्ट करने की वजह से यहां पे चार्ज आ जाएगा प्लस CV माइनस CV, प्लस CV एंड माइनस CV। उसके बाद अब यही सिचुएशन यहां पे बन चुकी है, प्लस CV माइनस CV, प्लस CV माइनस CV चार्ज आ गया। उसके बाद जब इसके अक्रॉस डाइलेक्ट्रिक कनेक्ट किया तो इसकी जो कैपेसिटेंस पहले C थी वो अब K टाइम्स C बन जाएगी, इसकी भी कैपेसिटेंस C से K टाइम्स C बन जाएगी। ठीक है, सिमिलरली अब हमने डिस्कस किया कि अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज बैटरी दे रही है तो इसकी वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसकी वोल्टेज V ही रहेगी, बट इसकी वोल्टेज चेंज हो जाएगी। रीजन में इसका चार्ज कांस्टेंट रहेगा। कैसे, देखो इसकी कैपेसिटेंस C थी और इसका चार्ज CV था, अब इसकी कैपेसिटेंस K टाइम C बन गई है, हालांकि चार्ज CV ही रहेगा, चार्ज इसका कांस्टेंट रहेगा। चार्ज कांस्टेंट इसलिए रहेगा बिकॉज चार्ज इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए सर्किट पूरा होना चाहिए, जब सर्किट ही पूरा नहीं होगा तो चार्ज कैसे चेंज हो सकता है। ठीक,
तो इसका चार्ज इतना रहेगा, Q इज इक्वल टू सी वी एंड कैपेसिटेंस इज इक्वल टू के टाइम सी। अब दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस और चार्जेस पे आते हैं। अब मुझे इसका पोटेंशियल डिफरेंस पता है, मुझे इसका चार्ज, मुझे इसकी कैपेसिटेंस पता है, तो इसका नया चार्ज कितना आ जाएगा, नई कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय नई वोल्टेज, कितना आया, के टाइम सी वी। देखो इसका जो चार्ज है वो के टाइम सी वी आ गया। अब इस पे आते हैं, हमें पता है इसका चार्ज सी वी है और इसकी कैपेसिटेंस के टाइम सी है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, क्यू बाय सी, मतलब सी वी बाई के सी। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस आया V बाई के। ठीक है, तो ये अपना डिफरेंस है। मेन डिफरेंस आपने क्या स्टडी किए हैं, लेट मी समराइज। ये कैपेसिटर बैटरी के साथ कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई चेंज नहीं आया, जबकि चार्ज के टाइम सी भी आ गया। ये कैपेसिटर आइसोलेटेड है तो इसका चार्ज कांस्टेंट रहा, जबकि कैपेसिटेंस के टाइम सी आई। पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्यू बाय सी करके निकाला, तो पोटेंशियल डिफरेंस 1 बाय के टाइम्स रह गया, जबकि इसका चार्ज Q इज इक्वल टू सी वी करके निकाला, तो इसका चार्ज आ गया के टाइम सी वी। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको आंसर बताऊं तो आंसर ये है, हाउ विल द चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बी अफेक्टेड। इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा बट चार्ज 3 टाइम्स हो जाएगा, इसका चार्ज सेम रहेगा बट पोटेंशियल डिफरेंस 1/3 हो जाएगा। दिस इज द फाइनल चेंज। के बाद क्वेश्चन नंबर 56 आई थिंक एक रिपीट क्वेश्चन का टाइप है। इस टाइप का क्वेश्चन आपने पहले भी देखा था यहाँ पे, जहां हमारे पास 3 कैपेसिटर थे, उनके साथ एक पैरेलल में था, उनके साथ एक बैटरी लगी थी, सबका फाइनल कैपेसिटेंस पूछा गया था और इसका चार्ज पूछा गया था। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास यही कैपेसिटर्स हैं, इनके अक्रॉस एक 500 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की गई है, इनकी फाइनल कैपेसिटेंस पूछी गई है और सिस्टम में हर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज पूछा गया है। आई होप ये एक सिमिलर क्वेश्चन ही है, तो आप सभी ये लोग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कहता शो दैट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन C1 C2 C3 इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। देखो ये इजी है, पहली बात आप इसको सोल्व कर लेना। C1 C2 और C3 की सीरीज कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालोगे तो आपको इतना तो पता है कि आपके पास फॉर्मूला आ जाता है दैट C इज इक्वल टू C in series is given by 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3। जब आप इसका LCM लोगे तो ये बन जाएगा C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1 अपॉन C1 C2 C3। देखो ध्यान से, 1 by C1 बन गया C2 C3 by C1 C2 C3, क्योंकि C2 C3 तो कट जाएगा, 1 by C1 ही बचा। सिमिलरली 1 by C2 इतना बना C3 C1 by C1 C2 C3। अब C3 C1 C3 C1 कटा, 1 by C2 बचा। 1 by C3 बना ये, क्योंकि C1 C2 C1 C2 कट गया, 1 by C3 बचा, तो कर करा के 1 by C इतना आया। अब अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूं तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा 1 by C इज इक्वल टू C1 C2 C3 अपॉन C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1। ठीक है, so this is the final capacitance of the system C। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ और प्रॉब्लम्स इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालने के लिए और उनका कॉन्सेप्ट। ये जो मैंने बनाई है ये कॉमन प्रॉब्लम है। यहाँ पे हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं C1 C2 और C3। ये अगर मैं सीधा देखूं तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे सीरीज में है, क्योंकि C1 के बाद C2 है, C2 के बाद सीरीज है, C2 के बाद C3 है, तो नॉर्मल स्टूडेंट सोच सकता है कि ये तीनों सीरीज में हैं, बट दिस इज नॉट द केस। रीजन बीइंग, जब कैपेसिटर सीरीज में होते हैं ना तो उनके बीच में कुछ और नहीं होता, ये दोनों सीरीज में हैं, जबकि अगर इनके बीच में कोई फालतू की वायर आ गई तो अब ये सीरीज में नहीं रहते, सो दीज आर नॉट इन द सीरीज। तो ऐसी कॉम्बिनेशन को सोल्व कैसे किया जाए, इसको सोल्व करने के लिए एक प्रिंसिपल है, ध्यान से समझिए प्रिंसिपल को। ये है हमारा प्रिंसिपल that all points connected with the conducting wire are at the same potential and hence can be joined to the same point। देखो सपोज करो ये पॉइंट है, लेट दिस बी पॉइंट 1, दिस बी पॉइंट 2, लेट दिस बी पॉइंट 3, लेट दिस बी पॉइंट 4, दिस इज पॉइंट 5, दिस इज पॉइंट 6,
एंड दिस इज पॉइंट ए, तो मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ कि पॉइंट 1 2 3 4 5 6 ए, ये 7 के 7 पॉइंट सभी एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्टेड है ना। इनफैक्ट अगर इसको मैं 8 बोल दूं तो 8 भी, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स एक वायर के थ्रू कनेक्टेड है। तो कहता जो भी पॉइंट्स एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्टेड हो वो सभी सेम पोटेंशियल पे हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक लॉ पढ़ा था कि कंडक्टर के इनसाइड हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। अब वायर तो कंडक्टर है, तो वायर पे तो हर पॉइंट पे सेम पोटेंशियल होना चाहिए, देयरफॉर इन सभी पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम होगा, ठीक। एंड हेंस कैन बी जॉइंट टू द सेम पॉइंट। तो बेसिकली इस कैपेसिटर की ये प्लेट, इसकी ये प्लेट और इस कैपेसिटर की ये प्लेट, ये और ये वाली, ये तीनों इस पॉइंट ए से कनेक्टेड हैं बिकॉज इन तीनों का सेम पोटेंशियल है। तो ये हमारा प्रिंसिपल है। अब देखो इस प्रिंसिपल को यूज करके मैं कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। देखो ये हमारी सिचुएशन थी। पहली बात, अगर ये इससे कनेक्टेड है तो ये ए पॉइंट से कनेक्टेड है, ये भी ए पॉइंट से कनेक्टेड है, ये भी ए पॉइंट से कनेक्टेड है, ये भी ए पॉइंट से कनेक्टेड है और ये भी ए पॉइंट से कनेक्टेड है। ये तीनों प्लेट्स ए पॉइंट से कनेक्टेड हो गई। सिमिलरली अगर ये बी पॉइंट से कनेक्टेड है तो इस वायर के थ्रू ये दोनों प्लेट्स भी बी और बी पॉइंट से कनेक्टेड हैं। तो अब हम इस सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। हम यहाँ पे ए पॉइंट बना लेंगे, यहाँ पे बी पॉइंट बना लेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कैपेसिटर C1 किस किस पॉइंट के बीच में है, C1 की एक साइड ए के बीच में है, दूसरी साइड बी पे है, राइट। तो इसको मैं ऐसे रीड्रॉ कर लूंगा, दिस इज C1, ओके। C2 की भी एक साइड ए के साथ है, दूसरी साइड बी के साथ है, तो C2 को मैं ऐसे रीड्रॉ कर लूंगा। C3 की एक साइड ए से कनेक्टेड है, दूसरे बी से कनेक्टेड है, तो C3 को भी मैं ऐसे कनेक्ट कर लूंगा। तो इसकी बेसिकली फाइनल सिचुएशन तो ये बनी। और अगर मैं इसको सोल्व करूं तो मैं कह सकता हूं कि C1 C2 C3 तीनों पैरेलल में है एंड हेंस C इफेक्टिव इज गिवन बाय द फॉर्मूला इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ऐसे सोल्व करना है। नाउ लेट अस डिस्कस अनदर क्वेश्चन। सपोज करें आपके पास ये क्वेश्चन आ गया, C3C 6C 2C। तो कहता है ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, इन चार कैपेसिटर्स को ऐसे कनेक्ट किया गया है, इनके बीच की फाइनल कैपेसिटेंस निकालनी है। तो अगर ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट भी ए है, ये भी ए पॉइंट है और ये भी ए पॉइंट है। सिमिलरली अगर ये बी पॉइंट है तो ये दोनों बी पॉइंट है। और देखो इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, तो ये क्या हो गए, ये सीरीज में हो गए। हाँ, बोथ ऑफ दीज आर इन सीरीज। मैंने आपको पहले भी बताया था सीरीज में वो कैपेसिटर होते हैं जिनके बीच में कुछ नहीं होता, जिनके बीच में वायर आ गई वो सीरीज में नहीं होते। तो ये और ये सीरीज में नहीं है, ये और ये भी सीरीज में नहीं है, पर ये दोनों सीरीज में हैं, ठीक है। तो इसको हम कुछ ऐसे लिखेंगे, ए बी। देखो ये वाला कैपेसिटर ए और बी के बीच में है, हम इसको बना लेते हैं। ये वाला कैपेसिटर ए और बी के बीच में है, हम इसको भी बना लेते हैं। और ये कॉम्बिनेशन, अब इस कॉम्बिनेशन को देखो, इस कॉम्बिनेशन की एक साइड 3C वाली साइड ए से कनेक्टेड है और 6C वाली साइड बी से कनेक्टेड है। तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं, 3C 6C। तो ये हमारी फाइनल सिचुएशन बन गई ए और बी। अब अगर मैं इसको सोल्व करूं, देखो 3C और 6C सीरीज में है, ये सोल्व करके आप लोग खुद कर सकते हैं। 3C इंटू 6C अपॉन 9C 2C बन जाएगा, आप करके देख लेना। तो ये ऐसे बन जाएगा C 2C एंड 2C, ठीक है। तो पॉइंट्स ए एंड बी के बीच में ये अपनी कैपेसिटेंस बनी। तो C2C और 2C के बीच में ये हमारे पास तीन कैपेसिटेंसेस आई, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो हम इनको लिख लेंगे C इफेक्टिव इज इक्वल टू C प्लस 2C प्लस 2C।
तो हम लिख लेंगे C इफेक्टिव इज इक्वल टू 5C। ठीक है, तो ये अपना आंसर है। नाउ लेट अस डिस्कस अनदर क्वेश्चन। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B इन द कॉम्बिनेशन गिवन बिलो। ईच कैपेसिटर इज इक्वल टू C इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड। तो हमारे पास 5 कैपेसिटर्स हैं ऐसे कनेक्टेड है। ये क्वेश्चन CBSE में आया है 2017 में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बच्चों ने गलत किया। ठीक है, इसकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालनी है, तो देखते हैं कैसे करना है। तो देखो ये हमारी सिचुएशन है, हम इसको सोल्व करते हैं। पहले बात, हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लेट करने पड़ेंगे। ठीक है, सपोज करो ये कोई भी पॉइंट है P, तो अगर ये दोनों प्लेट्स P पॉइंट से कनेक्टेड हैं, तो ये प्लेट, ये प्लेट, ये प्लेट और ये प्लेट, ये चारों एक वायर के थ्रू कनेक्टेड है, तो चारों को पोटेंशियल सेम होना चाहिए। लेट दिस पॉइंट बी P, देन इनका पोटेंशियल भी उतना ही होना चाहिए जितना P पॉइंट का पोटेंशियल है, और इनका भी, इन दोनों का भी लाइक। उसके बाद लेट दिस पॉइंट बी R, तो इसका पोटेंशियल उतना ही है जितना R का है, इसका भी उतना ही है जितना R का है। सिमिलरली इन दोनों का भी उतना ही पोटेंशियल होना चाहिए जितना R का है। तो अब हम इस कॉम्बिनेशन को रीअरेंज करते हैं। हमने कैपेसिटेंस निकालनी है A और B के बीच में, तो हम इसको एक्सट्रीम्स पे रखेंगे। यहां पे बना लेते हैं पॉइंट P और यहां पे बना लेते हैं पॉइंट R। पहली बात, कैपेसिटेंस C1 A और P के बीच में है। दूसरी बात, कैपेसिटेंस C2 P और R के बीच में है। तो हमने C2 डिस्कस किया था। C3 कैपेसिटेंस P और R के बीच में है। P और R के बीच में एक और कैपेसिटेंस आ गया C3। सिमिलरली C4 कैपेसिटर भी P और R के बीच में है। और C5 कैपेसिटेंस R और B के बीच में है। देखो ये अपनी कॉम्बिनेशन बन गई, कितनी सिंपल बन गई। पैरेलल इन सीरीज विद C1 एंड C5। अब आपको पता है ये सभी 2 हैं, तो A से ये बना 2 माइक्रोफैरड P तक, P से R तक देखो 2 2 2 पैरेलल में 6 माइक्रोफैरड बन गया, और R से B तक 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब ये 3 कॉम्बिनेशन पैरेलल में सीरीज में आ गए, तो इनका इफेक्टिव फॉर्मूला है 1/C इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/2। क्या बन गया, 1 + 3 + 3, ठीक है, 7/6। तो हमारे C इफेक्टिव की वैल्यू बन गई 6/7 माइक्रोफैरड। दिस इज द वैल्यू फॉर द इफेक्टिव कैपेसिटेंस। ठीक है,